गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक्सलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहता हूं मैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर में जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया और प्यार दिया, हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जो आप सब लोगों ने फर्स्ट डे में जिस तरह से दिखाया अपना इंपॉर्टेंस को। लिसन दोस्त, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द सैंपल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में। सिद्धार्थ, अनमोल, राजू, अमन, अतुल, राजू, अनमोल, संजय, मनीष, ओके, राजू, रामपाल, अनमोल, वेलकम टू एवरीवन। देखिए तो दोस्त, कल हम लोगों ने बताया था कि जो स्पेसिमेन लेंगे, जो नंबर ऑफ सैंपल लेंगे, वो क्वांटिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग लेंगे। और एक सैंपल का मतलब 3 स्पेसिमेन हुआ। अगर हमें 125 मीटर क्यूब का टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल 125 मीटर क्यूब का टेस्ट करना है, हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है 125 मीटर क्यूब, तो हम नंबर ऑफ सैंपल कितना बनाएंगे, मुझे टाइप करके बताइए आप लोग। नंबर ऑफ सैंपल कितना बनाएंगे? अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क 125 मीटर क्यूब है तो उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल हम कितना प्रिपेयर करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। काजू, हाँ नाम ले लिया मैं आपका। आंसर बताइए, आप लोग नाम ले लीजिए बोल रहे हो। जो सवाल पूछ रहा बताओ ना, कितनों का नाम लूं मैं? सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। सवाल का जवाब दीजिए। आज का बोर्ड क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, थम्स अप करके बता दीजिएगा ऑडिबल है। और जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी है? अगर आप पहले कल से बेहतर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है कविता, ओके। सिक्स, सिक्स आपका होगा, क्योंकि 50 मीटर क्यूब अगर कॉन्क्रीट वर्क है तो उसके लिए 4 करेंगे, हर 50 पे एक ऐड करेंगे, 4 1 5, और जो पार्ट बच रहा है 25 मीटर क्यूब उसके लिए एक करेंगे, तो टोटल 6 करेंगे। दोस्त, जब 6 सैंपल करेंगे तो 6 सैंपल जब होगा तो स्पेसिमेन कितना बनाएंगे? 18 बनाएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल 125 मीटर के लिए, फॉर एग्जांपल जो हमारा क्वांटिटी वर्क था 125 मीटर क्यू था, तो नंबर ऑफ सैंपल हमारा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 सैंपल है। तो एक सैंपल में कितना बनाया मैंने स्पेसिमेन? 3 बनाया। ठीक है। अब कल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैंने मैंने मानो इसके अंदर स्पेसिमेन ए, बी और सी प्रिपेयर किया। ए और बी, मैंने स्ट्रेंथ ए का लिया, बी का लिया और सी का लिया। सबका स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्क्रीट ट्रूली होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। तो जो एवरेज होगा, एवरेज होगा, अगर मैं इसका एवरेज की बात करूं तो एवरेज मेरा आ गया एक्स। एवरेज मेरा आ गया एक्स। तो एवरेज को एक्सेप्ट तब करेंगे जब जो एवरेज आ गया 15% कम या 15% ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल जो ये रेंज है ना, जो एवरेज है ना, हर इंडिविजुअल से 15% कम और 15% से ज्यादा नहीं होगा, उसके बीच में होगा। यानी जो वेरिएशन होगा वो 15% का, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है जी। तो अब मान लेते हैं कि ये 6 सैंपल हमारा क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस है, यानी 6 का एवरेज हर इंडिविजुअल से प्लस माइनस 15% है। करेक्ट। तो हमें एवरेज कितना मिल गया? x1, x2, x3, x4, x5, x6, 6 एवरेज मिल गया। हम लोगों ने कल पढ़ रखा है कि 6 टेस्ट करेंगे, 6 स्पेसिमेन लेंगे, हर सैंपल का एवरेज तब बोलेंगे जब हर एवरेज इंडिविजुअल से प्लस माइनस 15% होगा। एक बार मुझे सारे स्टूडेंट्स कंफर्म कर दो, ऑडिबल हूं? क्या आप मेरी आवाज को क्लियरली सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर कोई दिक्कत है बता दो। ठीक है, ओके, डन।
तो दोस्त हमारे पास एवरेज आ गया 6। अब कोड क्या बोलता है कि ये जो एवरेज है ना, इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट। लिसन, अब आपका लैंग्वेज क्या है। अभी बात करें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, M15 और अबव की ग्रेड के लिए एफ सी जो लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक एवरेज इज ग्रेटर देन मीन ऑफ ग्रुप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मीन ऑफ, ऑडिबल क्लियर है उज्जवल, ओके डन, वेरी गुड। मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चार, कोई भी चार का एवरेज, कोई भी चार का एवरेज, कोई भी चार का एवरेज ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा चाहिए। मीन ऑफ 4 ग्रुप, यानी कोई लगातार चार एवरेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के, एफ सी के प्लस 3 और एफ सी के प्लस 3। यानी जो ये एवरेज है ना दोस्त, ये जो एवरेज है ना, दिस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिएगा, एफ सी के प्लस 3 और एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा। तो मैं इस बात को बोल सकता हूं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3। ठीक, तो अगर ये कंडीशंस फॉलो करता है तो वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लिसन, एक और बात, दूसरा बात है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट। इंडिविजुअल टेस्ट, प्रत्येक, अभी जो मैं फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूं वो मैं ग्रुप के साथ कर रहा हूं कि जो ग्रुप का चार एवरेज है वो किसी भी हालत में ज्यादा होना चाहिए एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 के मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, पुराने कोड में M15 के लिए दिया हुआ है और M20 एंड अबव के लिए अलग दिया गया है, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट हो गया है, यही वाला सेम प्रोविजन M15 और अबव के लिए है। ठीक है, अब इंडिविजुअल की बात हो रही है। इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट इंडिविजुअल x1 x2 x3 x4 x4, ये हर इंडिविजुअल ज्यादा होना चाहिए किससे, एफसीके माइनस 3 से, किससे, एफसीके माइनस 3 से, एफसीके माइनस 3 से। क्लियर है भाई, क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, जो चार आएगा ना मीन निकलकर, उसका एवरेज ज्यादा होना चाहिए एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 मैक्सिमम से। ठीक है, और हर इंडिविजुअल का जो एवरेज है ना वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए एफ सी के माइनस 3 से। अगर ये दोनों बात, अगर ये दोनों बात है तब उस कॉन्क्रीट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे मतलब उसकी क्वालिटी बढ़िया है। लिसन, अब आते हैं दोस्त फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में। ये तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को कोड ने कंप्रेसिव के लिए बोला है और फ्लैक्सर के लिए बोला है। तो अभी जो मैंने बताया वो कंप्रेसिव के था, और फ्लैक्सर के लिए क्या है, कोड का लैंग्वेज लिखा हुआ है, व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। दो कंडीशंस दिया है, अगर वो दोनों कंडीशंस मेट करता है तब हम फ्लेक्सुरल के रिस्पेक्ट में उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या है कंडीशंस, द मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 कंजिक्यूटिव टेस्ट, यानी एनी ग्रुप ऑफ 4, वही चार, x1 x2 x3 x4, कोई एक टेस्ट ग्रुप का एक्सीड होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय एटलीस्ट 0.3। पहले आप इसका मतलब समझिए, फिर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। क्या बोलता है कि जो चार कंजिक्यूटिव है ना उसमें से कोई भी एक स्ट्रेंथ एफसीके एटलीस्ट उससे एफसीके प्लस 0.3 यानी उससे 0.3 ज्यादा होना चाहिए। लैंग्वेज ये है। फिर क्या है कि स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी टेस्ट रिजल्ट इज नॉट लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेस देन 0.3। अब इस बात को आपको समझाने के लिए, इस लैंग्वेज को आपको समझाने के लिए मैं देखो यहां से बताता हूं। लिसन दोस्त, ये है आपका स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एफसीके। कोड क्या बोलता है कि एटलीस्ट एफसीके प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। एटलीस्ट एफसीके
माइनस 0.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए, ये दो रखा है। अब क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज देखोगे ध्यान से, हमने 4 टेस्ट किया लगातार, 4 टेस्ट किया तो 4 स्ट्रेंथ आया मेरे को, 4 स्ट्रेंथ आया। अब ये क्या बोलता है कि एनी ग्रुप ऑफ 4 कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट एक्सीड द स्पेसिफाइड कैरेक्टर स्ट्रेंथ बाय एटलीस्ट 0.3। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 4 टेस्ट निकाले हो ना उसमें से एटलीस्ट, सारे हो जाए अच्छी बात है, एटलीस्ट यानी एक टेस्ट FCK +3 से एक्सीड होना चाहिए। क्लियर है ना, बहुत क्लियर। 4 स्ट्रेंथ है, x1 x2 x3 x4, उसमें से एक स्ट्रेंथ एटलीस्ट का मतलब एक, यानी सारे भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होगा तभी वो एक्सेप्ट होगा। अब इस बात को और अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब मानो कि मेरे 4 रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आ गया मेरा ये, एक रिजल्ट आ गया मेरा ये, एक रिजल्ट मेरा आ गया ये, एक रिजल्ट मेरा आ गया है, 4 रिजल्ट को मैं शो कर दिया। अब देख, एक FCK से चारों बड़ा है, चारों बड़ा है, लेकिन एक रिजल्ट, जो एक रिजल्ट है आपका, जो एक रिजल्ट है आपका वो FCK +3 से ज्यादा हो गया। ध्यान देना, केवल आपको प्रोविजन कब फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट करेंगे, 4 में से कोई एक FCK +3 से ज्यादा होगा। क्लियर है ना, बताओ समझ में आया तो बता दो यार, अगर ये बात समझ में आ गई तो बता दीजिए यस और नो, यस और नो, यस और नो। फ्लेक्सिबल में एक्सेप्टेंस कब करेंगे, कोई 4 वैल्यू में एक वैल्यू कम से कम FCK +3 से एक्सीड होना चाहिए। आई थिंक इससे बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए यस और नो। निशा, राजू, दिलीप, दीपक, जितेंद्र, सत्यवीर, अभी, मनीष, ओके वेल डन। कमलेश, वेरी गुड वेरी गुड। लिसन लिसन, ओह टू फास्ट स्क्रोलिंग हो रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहा हूं नाम मैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लिसन, तो पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा क्या है, द स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी टेस्ट रिजल्ट इज नॉट लेस देन, कोई भी टेस्ट रिजल्ट 0.3 से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी टेस्ट रिजल्ट 0.3 से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी टेस्ट रिजल्ट 0.3 से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी टेस्ट रिजल्ट 0.3 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब देख भाई, अब 4 आ गया, अब ये 4 आ गया, अब मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अब ये ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। क्या बोला था, पहला कोड बोला था कोई एक स्ट्रेंथ, कोई एक स्ट्रेंथ FCK से ज्यादा आएगा भैया, तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे इस वाले को। अगर लेकिन यहाँ 4 में से बोला ना कि एक भी आपको इससे कम नहीं होना चाहिए, हो गया ना, तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे बोलो यार, अब समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया ना ये वाली बात। तो दो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कॉन्क्रीट का कंप्रेसिव के केस में और फ्लेक्सिबल केस में, दोनों आपको बता दिया गया। लिसन, कोर टेस्ट, कोर टेस्ट। अब ये कोर टेस्ट क्या है, कोर टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं ना, सैंपल कैसे बनाते हैं, कहाँ पे टेस्ट करते हैं, ये सारे इसके कितना लोडिंग देना है कि सब आपको IES 516 के अंदर मेंशन है। अब इसके अंदर 2 प्रोविजन है दोस्त, 2 प्रोविजन है कि अगर मैं कोर टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो कोर टेस्ट का जो स्ट्रेंथ आएगा ना उसको हम कब एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट, आज सारी बातें कंक्रीट को एक्सेप्टेंस की है। एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ कि उसकी क्वांटिटी है अच्छी है या नहीं है, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर वो आ रहा है इसका मतलब वो कंक्रीट हम यूज कर सकते हैं। लिसन, अब क्या है, कंक्रीट इन द मेंबर, जो कोड का लैंग्वेज है ना, पहले मैं कोड का लैंग्वेज आपको बता दे रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से मैंने पिछले कोड को बहुत इजी तरीके से बताया, इसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। Concrete in the member represented by a core test shall be considered acceptable। कब एक्सेप्ट करेंगे, if, ध्यान देना, if the average equivalent cube strength of the core is equal at least 85% of the cube strength, ठीक है, cube strength of the grade of concrete, तो cube strength grade of concrete FCK the corresponding age and no individual core has be strength less than 75। नहीं यार समझ में कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, जो कोड का लैंग्वेज था ना मैं आपको बता दिया। अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से दोस्त।
जो IS 516 है ना, उसने डिफाइन किया है कि जब कोर टेस्ट करेंगे ना, तो जो स्पेसिमेन हम बनाएंगे ना, वो स्पेसिमेन कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, पहली बात ध्यान दो, वो स्पेसिमेन कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। 150 mm का डाया होगा, 300 mm का उसका हाइट होगा, तो सिलेंडर होगा। लेकिन अपन क्या बोलता है, कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि उसको कंपेरिजन करना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब हम लोगों ने कल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है क्यूब से। अब उसका जो स्ट्रेंथ निकाले हो ना, 150 mm क्यूब के लिए किए हो, और कोर टेस्ट किसके लिए कर रहे हो, सिलेंड्रिकल के लिए कर रहे हो। अब दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, इसका मतलब पहले हम टेस्ट करेंगे सिलेंडर से, फिर उसको क्यूब के इक्विवेलेंट बनाएंगे, हाँ है ना। और आप लोगों को कल की क्लास में मैंने अच्छे से बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब का और सिलेंडर का क्या रिश्ता है। एक बार मुझे टाइप करके बता दो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब सिलेंडर का कितना टाइम्स है। एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दो कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब सिलेंडर का कितना टाइम्स है। आपको क्या बोल रहा हूं, आप बताओ, क्यूब ज्यादा होता है सिलेंडर ज्यादा होता है, क्यूब ज्यादा होता है ना। तो कल क्या बताया था आपको, अरे 0.8 सिलेंडर इक्वल टू 0.8 क्यूब होगा ना। मैंने उसी सवाल को अलग तरीके से पूछ दिया, तो फिर आप 0.8 बोले जा रहे हो। वेरी गुड भारती, बहुत बढ़िया, वेल डन। 1.25, वेरी गुड, 1.25। ठीक है, तो दोस्त आप ध्यान दो ना, आप क्यों कल दो बातें बताया था कि जो स्ट्रेंथ होगा ना क्यूब का वो ज्यादा होगा, और जो सिलेंडर का होगा वो कम होगा। लेकिन जो बेहतर रिजल्ट होगा वो किसका होगा, सिलेंडर का होगा, ये बताया था। फिर आपको ये बताया था ना कि एफ सी के इक्वल टू, अब जो पॉइंट बता रहे हैं ना वो क्लासरूम वाले बच्चे हैं, देखो क्लासरूम वाले बच्चे हैं। अब कल मैंने क्या बताया था, क्लास बताया सिलेंडर, सिलेंडर जो है इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब बताया था क्लास में। मैं बार बार समझाता हूं भाई, अब मैं आज उसी बात को उल्टा करके पूछ दिया। मैं अब पूछ रहा हूं कि भैया जो क्यूब है सिलेंडर का कितना टाइम्स है, वहां पे मैं लिखवाया था कुछ और, उसी बात को मैंने अलग तरीके से पूछ दिया, आप रट गए हो, सुनते नहीं है पूरी बात ध्यान से। तो अगर क्यूब की बात करेंगे ना, तो क्यूब 1.25 टाइम्स सिलेंडर है, क्लियर है ना, डन। तो अपन लोग टेस्ट को सिलेंडर पे परफॉर्म करके, सिलेंडर पे परफॉर्म करके उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके उसको क्यूब में चेंज कर देंगे ना, हाँ है ना। अमनथंगल, अच्छा नमस्ते सर भी, सर भी आ गए, अरे वाह। अब समझिए इस बात को दोस्त, हमने एक कटिंग लिया, अब इस बात को समझिए, कोड को समझिए दोस्त। हमने तीन सैंपल लिया, तीन सैंपल लिया कोर कटर का, ठीक है ना। हमने सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लिया 150, तीन लिया। अब उस तीनों को हमने स्पेसिमेन पे रखा सीटीएम पे, और उसका स्ट्रेंथ निकाला, ठीक है ना। स्ट्रेंथ आ गया उसका x1 x2 और x3, x1 x2 x3, ठीक है जी। अब जब मैं कटिंग कर रहा था ना, जब मैं कटिंग कर रहा था, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एग्जैक्टली सेम हाइट और सेम डेप्थ को कट कर पाऊं, ठीक है ना। उसके बाद हमने सबका रेशियो लिया, और कोड के अंदर 516 में करेक्शंस फैक्टर दिया हुआ है, करेक्शंस फैक्टर है। अब मैं इस स्ट्रेंथ पे क्या लगा दिया, करेक्शंस फैक्टर लगा दिया, करेक्शन फैक्टर लगा दिया, ताकि जो कटिंग करने में, जो कटिंग करने में, जो कटिंग करने में कम ज्यादा हुआ है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, तो हमने करेक्शंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, यानी x1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया करेक्शंस फैक्टर। फॉर एग्जांपल जो मेरा करेक्शंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, x1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, करेक्शंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है ना, ये y1 y2 y3 आ रहा है, y1 y2 y3 आ रहा है। अब मैं इस y1 y2 3 को, ये सारा स्ट्रेंथ किसका, क्यूब का है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं किसके अंदर में, क्यूब में, क्यूब के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। जब मैं इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करूंगा, क्यूब के फॉर्म में चेंज करूंगा, तो सिलेंडर को, यानी ये मेरा अगर ए है टेबल और ये मेरा टेबल बी है, ठीक है ना। अब मुझे चेंज करना है,
तो जो स्ट्रेंथ है वो किसका है, सिलेंडर का। अब आप खुद बताओ मेरे को टाइप करके, ये स्ट्रेंथ कितना, सिलेंडर का है। सिलेंडर को क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या किया, y1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1.25, y2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1.25, y3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1.25, आया ना। तो दोस्त हम लोगों ने टेस्ट को परफॉर्म किया सिलेंडर पे, उसको क्यूब में चेंज कर दिया। अब मैं इसका क्या निकाल दूं, अब मैं इसका निकाल दूं एवरेज। अब मैं इसका क्या कर दिया, एवरेज कर दिया, एवरेज कर दिया। अब कोड क्या, अब मैं कोड की भाषा समझाने जा रहा हूं। क्या बोलता है कोड, क्या बोलता है कोड, क्या बोलता है कोड, क्या बोलता है कोड, बोलता है कि जो एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ है किसका, कोर का, ठीक है ना। क्या बोलता है, एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ है कोर का इज इक्वल टू एटलीस्ट 85% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इट मीन्स जो आपका एवरेज है ना, ये इक्वल होगा किसके, 0.85 एफसी के। एटलीस्ट बोला है, कम से कम, यानी ये 90% भी हो सकता है, 92% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 85% से कम नहीं होगा, है ना। अब समझ आया कि नहीं आया। तो कोर टेस्ट का एक्सेप्टेंस कब होगा, जो हम टेस्ट किए हैं उसका एवरेज वैल्यू एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक का 85% होगा। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोर टेस्ट को एक्सेप्ट कब करेंगे ग्रुप में, तो एवरेज टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक का कम से कम एटलीस्ट 85% होना चाहिए। एक और बात, अब मेरा ये इंडिविजुअल टेस्ट है, ये क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट है। जो इंडिविजुअल है ये भी तो वेरी करेगा, ये भी तो वेरी करेगा। जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो एफसीके का 75% एटलीस्ट, मतलब कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे कि कोर टेस्ट का एक्सेप्टेंस कैसे होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, जब ग्रुप होगा ना तो आपका बोलोगे एटलीस्ट 85%, एटलीस्ट 85%। लेकिन कंपेरिजन जो होगा ना इंडिविजुअल से होगा ना, इंडिविजुअल से होगा तो स्ट्रेंथ लेस देन नो इंडिविजुअल कोर स्ट्रेंथ हैज लेस देन 75%। जब क्वेश्चन कोर का आएगा ना तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, दो बात का ध्यान रखना है। सवाल एवरेज की बात कर रहा है तो 85%, सवाल इंडिविजुअल का बोल रहा है तो 75%। यस सुनो, कोर टेस्ट अगर समझ में आ गया दोनों प्रोविजन तो यस बोल दो, अगर नहीं आया तो नो बोल दो। अगर कोर टेस्ट समझ में आ गया तो यस बोल दो, अगर नहीं आया तो नो बोल दो, जल्दी से। लिसन लिसन लिसन, अब हम बात करेंगे दोस्त कॉन्क्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के ऊपर। अगर हम कोई कॉन्क्रीट का क्यूब बनाए हैं और उसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन बनाते हैं, सीटीएम करते हैं, तो उसके ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, तो उसका जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस में आया कि जो वेरिएशन है वो आपका नॉन लीनियर है, जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है। वेरी गुड, वो वेरिएशन जो है नॉन लीनियर है। तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि अगर M20 का ग्रेड यूज कर रहे हैं, M20 का, तो उसके अंदर जो आपका ब्रिटलनेस है वो ज्यादा आ रहा है, डक्टिलिटी ज्यादा आ रहा है और ब्रिटल कम आ रहा है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है। ये कहां से आया, ये हमने टेस्ट परफॉर्म किया, वहां से मुझे रिजल्ट मिला, और उस रिजल्ट के बेस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, उस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहला हमने क्या नोटिस किया है टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, कि जो वेरिएशन है स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्क्रीट के लिए वो नॉन लीनियर है। तो लिख रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज नॉन लीनियर। दूसरा हमने क्या मार्क किया है कि जो इनिशियल पोर्शन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वो लीनियर है, लीनियर है। और दोस्त आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लीनियरिटी पार्ट है ना अल्टीमेट का, एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग लगभग 10%, ठीक है ना। तो ये बात लिखा गया है कि इनिशियल जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है ना वो लीनियर होगा, लेकिन वो जो लीनियर पोर्शन है ना वो एटलीस्ट कम से कम एवरेज जो अल्टीमेट है ना उसका 10% है। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इज करस्पॉन्डिंग टू अप्रॉक्स। एक बड़ा खूबसूरत बात देखने को मिला इसमें कि ग्रेड कुछ भी हो, लेकिन जो उसका पीक बन रहा है ना वो 0.002 स्ट्रेन पे बन रहा है, 0.002 पे बन रहा है, ठीक है जी।
अल्टीमेट स्ट्रेन लाइज बिटवीन 0.004 और 0.006। जो अल्टीमेट है ना वो 0.004 और 0.006 पे मिल रहा है, 006 पे मिल रहा है। दोस्त यही रीजन है कि एलएसएम के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ हम लोग 0.0035 तक कंसीडर करते हैं। करेक्ट। दूसरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है। तो जैसे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ रहा है, आपका देखो एंगल बढ़ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और नहीं है या स्लोप है। तो θ1 ये हो गया, θ2 और ये हो गया θ3। तो ग्रेड बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा। तो यहां से बात होगी ना कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्क्रीट के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट। और आपने एक बात और नोटिस किया कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है उसका डक्टिलिटी कम हो रहा है और ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, डक्टिलिटी कम हो रहा है और ब्रिटलनेस कम हो रहा है। तो ब्रिटलनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये हमने जो टेस्ट किया कॉन्क्रीट का सीटीएम के ऊपर, और टेस्ट करने के बाद अलग अलग ग्रेड का हमने जो कर्व बताया उससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ किया है ना। लिसन, ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे एक राइट में हेडफोन में आ रहा है और लेफ्ट में नहीं आ रहा। भाई तो ये राइट में आ रहा लेफ्ट में आ रहा, यहाँ से इशू नहीं है, ये आपके हेडफोन का इशू है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, या तो पूरा नहीं आएगा आवाज, अगर एक में आ रहा है तो कोई आपका खुद का इशू है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ से। लिसन, अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, कंक्रीट जो होता है वीक होता है टेंशन में। डिजाइनिंग, इसीलिए डिजाइनिंग में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। कारण क्या है कि एग्जैक्टली हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हम टेंसाइल को फाइंड आउट भी करते हैं तो इनडायरेक्ट प्रोसेस से बात करेंगे। दोस्त यहाँ आपको हम बताएंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन डिजाइन के अंदर में इसका हम कोई भी यूज नहीं करते हैं। मेरा खुद का स्ट्रेंथ है, कम स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं डिजाइन में इसको 0 मान के चल रहा हूँ, तो इससे कोई नुकसान हमारा नहीं है। कॉन्क्रीट इज वीक इन कंप्रेशन एंड कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। करेक्ट ना। और टेंशन में कमजोर है, तो टेंशन में कौन आता है? टेंशन में स्टील रहता है, काम करने आ जाता है। डन। अब बात करते हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका अप्रॉक्सीमेटली 10% है। ये तो लेकिन वेरिएशन क्या है? 7 से 15% है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलमोस्ट लीनियर। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ग्रेड। ऑब्वियस बात है, ग्रेड बढ़ेगा तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ कंप्रेशन ग्रेड बढ़ेगा तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है? डन। सिंस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को डिजाइनिंग में क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्यों? सो इट हैज वेरी लेस इंपॉर्टेंस, हाउएवर इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन क्रैकिंग मोमेंट। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। डन। अब सवाल है कि ये टेंसाइल टेस्ट कितने तरह के होंगे? तो डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट और सिलेंड्रिकल स्प्लिट टेस्ट। डायरेक्ट टेंसाइल का मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेसिमेन है और उसको मैं डायरेक्टली खींच रहा हूं, ठीक है ना। इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट बिकॉज फोर्स नेवर रिमेन्स परफेक्टली एक्सियल टेंशन ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की नॉन होमोजेनिटी की वजह से इस टेस्ट को परफॉर्म प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल टेस्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। फ्लेक्सुरल का मतलब क्या है? बेंडिंग। आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे हो, यानी आप बेंडिंग प्रोवाइड करके उसके अंदर आप टेंशन दे रहे हो। अब इसके लिए अरेंजमेंट है 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट मेथड क्यों करते हैं? 3 पॉइंट मेथड इसलिए करते हैं कि स्पेसिमेन में एक ऐसा स्पेस बने जहां पे प्योर बेंडिंग हो, ठीक है। सबसे पहला सवाल बनता है कि इस टेस्ट को करने के लिए जो स्पेसिमेन बना रहे हैं उस स्पेसिमेन का साइज क्या है?
इसको मॉडुलस ऑफ रैप्चर भी बोलते हैं और फ्लेक्सुरल टेस्ट भी बोलते हैं। पहली बात, चाहे बात फ्लेक्सुरल की बोला जाए चाहे रैप्चर की, दोनों बात एक ही है। तो जो सैंपल साइज है दोस्त, जो सैंपल साइज है वो आपका 150 mm में है। ये 150 mm 150 mm सेक्शन साइज है। जो लेंथ है आपका 700 mm का है। मतलब इस सेंटर ऑफ व्हील यहां से यहां तक की दूरी 600 mm है, और ये इधर का 50 और इधर का 50। ठीक है जी। इस तरह से आपको अरेंज करना है। इस अरेंजमेंट को क्यों करते हैं इसको मैं बताने के लिए एसएफडी और बीएमडी बना चुका हूं। आपका ये एसएफडी और बीएमडी हो गया। देखिए दोस्त, जो ये रीजन है ना L/थ्रू सेंटर का, इस पॉइंट मेथड के कारण इस पॉइंट यहाँ पे कोई शियर नहीं आ रहा है, यानी उस जोन में केवल बेंडिंग हो रहा है, इसलिए प्योर बेंडिंग। इसलिए यहाँ पे प्योर बेंडिंग इक्वेशन हम लगाएंगे। अब बेंडिंग इक्वेशन क्या, M/I सिग्मा, ये सिग्मा वाई आपको पता है, सिग्मा वाई है, डन। और ये है E/R, ये है बेंडिंग इक्वेशन। अब हमारा जो मोमेंट हो रहा है ना, अब जब हम इसके ऊपर लोडिंग लगाएंगे, लिसन, जब इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट लोडिंग इज अप्लाइड फॉर प्योर बेंडिंग कंडीशंस, पहली बात। दूसरी बात, जो P की जो वैल्यू है ना, पहले 0 पे कर दिया मार्क, अब टेस्ट को परफॉर्म कर दिया। जब P लोड लगाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि टेंशन में कंक्रीट वीक है तो पहला क्रैक कहाँ आएगा, टेंशन में आएगा। जैसे अगर मुझे टेंशन में क्रैक दिखा, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, करेक्ट, और उस लोड को काउंट कर लूंगा। वो लोड जो मोमेंट दे रहा है, उसी लोड की वजह से तो क्रैकिंग आया, इसलिए उस लोड को क्रैकिंग मोमेंट बोलेंगे। और वो हमारा क्या है, PCR, दिस इज। और वो लोड मोमेंट दे रहा है, लोड लेंथ L/3, ये मोमेंट आ रहा है। कब आ रहा है, जब वो क्रैक आ रहा है। तो कोई लोड आएगा ना, उस लोड की वजह से मोमेंट आएगा ना, उस मोमेंट की वजह से क्रैक आएगा ना। तो क्रैक कैसे आया, इसका मतलब उसमें टेंशन जनरेट हुआ, करेक्ट ना। तो अपन ने यहां से निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD/12 और D/2। तो यहां से आपको कैलकुलेट करके FCR आ जाएगा। ये तो टेस्ट से आ गया, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि डायरेक्ट टेंसाइल हम नहीं करके इनडायरेक्टली में कैसे करते हैं, फ्लैक्चर से करते हैं। सैंपल साइज क्या आएगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, क्यों करेंगे, ये टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रैकिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन IS कोड ने फ्लैक्चर के लिए आपको प्रोविजन दे रखा है। IS कोड ने क्या प्रोविजन दे रखा है, IS कोड ने आपको प्रोविजन दे रखा है, एज पर IS 456 प्रोवाइड formula for flexural tensile strength modulus of rupture 0.7 under root 0.7 अंडर रूट FCK न्यूटन पर m स्क्वायर, है ना। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि क्लास के बाद आपको PDF दिया जाएगा। कल का लेक्चर का PDF डाल दिया गया था, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर में, उस लिंक से आप उसमें ऐड हो जाइए। लिसन, द थर्ड टेस्ट इज सिलेंड्रिकल स्प्लिट टेस्ट। दोस्त सिलेंड्रिकल स्प्लिट टेस्ट क्या है, कोई एक सिलेंडर है, उसके ऊपर सिलेंडर है, ये डायमीटर है, यहाँ पे एक लाइन लोड लगा दिया गया, यहाँ पे एक लाइन लोड लगा दिया गया, करेक्ट। उसके बाद उस दोनों पे क्या है, कंप्रेस कर रहा हूँ। जब इसको कंप्रेस करूंगा तो इसके अंदर में स्प्लिटिंग टेंडेंसी बनेगी, है ना। तो स्प्लिटिंग टेंडेंसी कैसे बनेगी, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन आएगा ना, हाँ या ना बोलो यार। तो अरेंजमेंट कैसा है, जब आप ऐसे करोगे ना, डन, तो आपको एक तरह से कंप्रेस किया जा रहा है, और कंप्रेस करने पे स्प्लिट तब होगा उसमें टेंशन आएगा, करेक्ट ना। तो इसके बाद यहां से फॉर्मूला निकाला गया, ये फॉर्मूला क्या है, 2P/πdl, 2P/πdl। दोस्त ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो स्प्लिटिंग टेंसाइल है FST जो है 0.66 टाइम्स ऑफ FCR, 60 टाइम्स ऑफ FCR क्या है, FCR फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट है। जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट है 0.7 अंडर रूट FCK है, क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा, पहला सवाल तो ये आ जाएगा कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताइए, तो आप बोलोगे 0.7 अंडर रूट FCK। इसी सवाल को और घुमा के पूछा जा सकता है कि अनक्रैक्ड सेक्शंस के लिए, अनक्रैक्ड यानी जब तक क्रैक्स ना आए, स्ट्रेंथ कितना है, तो आपका आंसर सेम होगा 0.7 अंडर रूट FCK, ठीक है। फिर
ऑब्वियस बात है कि इसे जैसे एक्सीड करेगा आपका क्रैक आएगा। बोलेगा कि पहला क्रैक आने के लिए स्ट्रेंथ कितना होगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 0.7 अंडर रूट एफ सी के। यानी इसी 0.7 अंडर रूट का आंसर 3 सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। दूसरी बात, आपसे बोलेगा स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ, तो जो आपने निकाला है ना 0.7 अंडर रूट एफ सी के, उसी का 0.66 टाइम्स हो जाएगा स्प्लिटिंग। करेक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा आपने कल पढ़ा एफसीके, आज पढ़ा एफसीआर, आप आज पढ़ा एफसीआर और फिर पढ़ा आपने स्प्लिटिंग, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आती है। तो आप देख रहे हो कि जो टेंसाइल है, जो स्प्लिटिंग है वो 0.66 टाइम्स है। इसका मतलब जो वो फ्लेक्सिबल से क्या है, कम है, फ्लेक्सिबल से कम है, तो फ्लेक्सिबल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम। यहां ये गलत मेंशन कर दिया गया, मैं सारी बातों को क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा क्यूब का सबसे ज्यादा। उससे कम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का। करेक्ट। उससे कम क्या होगा, फ्लेक्सरल, फ्लेक्सरल एफसीआर। उससे कम क्या होगा, स्प्लिटिंग एफएसटी। और सबसे कम क्या होगा, एफडी डायरेक्ट। और गेटिंग द पॉइंट। तो दोस्त कल हम लोगों ने क्यूब पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ा था, आज हम लोगों ने एफसीआर पढ़ लिया, एफएसटी पढ़ लिया, एफडी पढ़ लिया। तो कल को इसके अंदर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। वो नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है दोस्त, ठीक है। बार बार ट्राई कर रहा हूं, मैक्सिमम जुड़ चुके हैं टेलीग्राम से। श्रिंकेज, अब हम बात करेंगे श्रिंकेज के लिए। श्रिंकेज के लिए स्ट्रेन क्या होगा, तो कंक्रीट की वजह से, कंक्रीट के डिहाइड्रेशन की, सॉरी सीमेंट के डिहाइड्रेशन के कारण श्रिंकेज होता है। इसको फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉसिबल है। कोड ने बोला है कि हम लोग श्रिंकेज के लिए स्ट्रेन कितना लेंगे, बस याद रखना है 0.003। श्रिंकेज के लिए स्ट्रेन कितना कंसिडर करेंगे डिजाइनिंग में, 0.0003, यानी 3 × 10⁻⁴। देखो मैंने तीनों में लिख दिया है। क्वेश्चंस में कभी कभी डेसिमल पूछा जाता है, कभी कभी परसेंटेज में दे दिया, कभी कभी इस फॉर्म में दे दिया, है ना। तो डायरेक्ट आपको यहां से सवाल आएगा। अभी पढ़ लो, लिंक भेज देंगे लास्ट में, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे क्रिप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज कमेंट मत करो, अभी फिलहाल कोई कमेंट मत करो, आप कमेंट करोगे समझ नहीं पाओगे। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रीप और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मेरा आखिरी टॉपिक है, पहले इसको हम करेंगे फिर हम सवाल पे आएंगे, ठीक है ना। लिसन लिसन, दोस्त ये स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर। लेंथ है एल, लेंथ है एल, एल लेंथ है दोस्त, और इस पे लोडिंग किया गया। क्रीप को समझने के लिए आइए, जैसे मैं लोडिंग लगाऊंगा एल लेंथ पे क्या होगा, इलोंगेशन होगा। जैसे मैंने लोडिंग लगाया दोस्त, जैसे मैं लोडिंग लगाया इलोंगेशन हुआ। कितना का इलोंगेशन हुआ, डेल्टा एक्स का हुआ, डेल्टा एक्स का हुआ। करेक्ट ना। तो जैसे हमने लोड लगाया स्ट्रक्चर पे, इलोंगेशन हुआ, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन, यानी इसको इंस्टेंटेनियस भी बोलेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल। अब इस लोड को रख दिया सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग का मतलब ये होता है कि लोड परमानेंट है, ठीक है ना, लोड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट ना। तो लोड सस्टेन लोडिंग है लॉन्ग टाइम के लिए, परमानेंट लोडिंग को सस्टेन लोडिंग कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि समय के साथ साथ और इलोंगेशन होगा, तो समय के साथ जो इलोंगेशन हुआ वो डेल्टा वाई हुआ। कितना हुआ दोस्त, डेल्टा वाई हुआ। डेल्टा वाई हुआ। तो यहां जो आपका इस पॉइंट पे जो आपका t = 0 पे डेल्टा एक्स हुआ था, और
टी इक्वल टू टी समय, यानी कुछ समय लगा। तो ये जो स्ट्रेन शुरू में जो स्ट्रेन हुआ यहाँ पे, ये शुरू में जो स्ट्रेन हुआ वो डेल्टा एक्स है, यानी टाइम टू जीरो पे हुआ, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। जो स्ट्रेन समय के पे आधारित हो, यानी समय के साथ हो रहा हो, जो समय के साथ हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिप। ठीक है, तो समय के साथ जो जो इलोंगेशन हुआ उसको हम बोलते हैं क्रिप। डन। अब दोस्त इसका एक समय आके अल्टीमेट हो जाएगा, एक समय के बाद अब स्ट्रेन नहीं होगा। तो अब जो समय के साथ यहां हुआ, जो टोटल स्ट्रेन हुआ, इसको हम बोलेंगे डीवाई मैक्स। क्या बोलेंगे? डीवाई मैक्स। तो दो बात, क्रीप स्ट्रेन क्या हो गया? क्रीप स्ट्रेन डी वाई बाई एल अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डी वाई मैक्स अपॉन एल। लिसन दोस्त, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड लगाया और जैसे लोड लगाया इलोंगेशन हुआ, तो क्या हुआ? टाइम टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो उसको डी एक्स बाई डी एल आपका हो गया इलास्टिक स्ट्रेन। फिर वो लोड लगा रहा, सस्टेन लोडिंग रहा, यानी सेम मैग्नीट्यूड सेम था, लंबे समय तक रखा गया लोड को, तो इलोंगेशन और बढ़ता गया, वो हो गया डी वाई टाइम टी पे, टाइम टी पे। तो समय के साथ जो हुआ तो डी वाई आपका क्रीप स्ट्रेन हो गया, करेक्ट ना? अब समय के साथ होता रहेगा ना, तो एक समय मैक्सिमम आएगा, उसको मैक्सिमम बोलेंगे डी वाई मैक्स। ऐसा ऑब्जर्व किया गया ना कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका मैक्सिमम आपका अल्टीमेट मिल जाता है 5 ईयर। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? उसके बाद बहुत ही माइनर, बहुत ही कम होता है, ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल 5 के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो आपका समय के साथ जो स्ट्रेन होगा ना वो 5 साल तक होता है, करेक्ट? तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इलास्टिक स्ट्रेन क्या है, क्रीप स्ट्रेन क्या है, और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या है, करेक्ट? अब आते हैं यहां से टेबल में। अब आपको ये समझ में अच्छी तरह से आएगा कि हमने स्ट्रेन को टाइम के साथ ड्रॉ किया, स्ट्रेन को टाइम के साथ ड्रॉ किया, यहां 5 साल है, 5 ईयर। अभी जो डायग्राम बनाया क्या हुआ? देखो ये समय है, समय जीरो था, टाइम जीरो था, स्ट्रेन हुआ यहां पर, इसको बोल दिया इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। यानी जैसे लोडिंग किया इंस्टेंटेनियस जो स्ट्रेन हुआ, ये क्या हुआ? टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ साथ जो स्ट्रेन हो रहा है उसको बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन। और एक समय जाके अल्टीमेट हो गया, हाँ है ना? हाँ है ना? अल्टीमेट हो गया, अब जाके सीधा हो गया, हाँ है ना? क्लियर है? अब दोस्त ये आपने समझा, अब यहां से समझा क्या आपने? आपने समझा क्या इस ग्राफ से? 3 बात इंपॉर्टेंट, ये जो क्रीप की प्रॉपर्टी है किस पे आधारित है? ये टाइम पे आधारित है, करेक्ट ना? किस तरह की लोडिंग चाहिए? सस्टेन लोडिंग चाहिए। अब सस्टेन लोडिंग की बात कर रहे हो तो इसका मतलब जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो डेड लोड, लाइव लोड की बात करते हैं, तो लाइव लोड तो सस्टेन लोडिंग नहीं है, सस्टेन लोडिंग क्या है? डेड लोड। तो ये भी बोल सकते हैं ना कि क्रीप का कारण क्या है? तो क्रीप का कारण एग्जाम में आएगा डेड लोड है, लाइव लोड है, कि दोनों है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रीप का कारण डेड लोड है, करेक्ट ना? अब पॉइंट को देख लो, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग, मतलब परमानेंट लोडिंग, मतलब डेड लोड। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विथ टाइम। अब देखिए किस बात को, अगर आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे समय जैसे समय ज्यादा हो रहा है, जैसे टाइम ज्यादा हो रहा है, उसकी बढ़ने की रेट कम होते जा रही है ना। रेट मतलब अगर जो जो स्ट्रेन आपको 1 साल में हुआ, अगले 1 साल में उससे कम हो रहा है, तो जैसे टाइम बढ़ रहा है स्ट्रेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो एग्जाम में फिर आएगा कि रेट ऑफ क्रीप, यानी जो समय के साथ जो स्ट्रेन बढ़ रहा है ना उसका रेट क्या फर्क पड़ रहा है? तो लिखा गया क्या हो रहा है? ये क्या रेट हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विथ टाइम एंड द क्रीप स्ट्रेन एट 5 ईयर्स आर टेकन एज टर्मिनल वैल्यू। और ये टर्मिनल वैल्यू का मतलब मैक्सिमम जो क्रीप हो रहा है 5 साल पे हो रहा है। दोस्त इस 4 लाइन के अंदर में 4 सवाल मिल गए आपको। देखो पहला, डिपेंडेंट किस पे है? सस्टेन लोडिंग, सस्टेन लोडिंग का मतलब डेड लोड हो गया। ये किस पे डिपेंड है? टाइम आधारित प्रॉपर्टी है। रेट ऑफ क्रीप क्या होता है? रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद टाइम होता है। और जो क्रीप का स्ट्रेन मिलता है वो कितने साल मिलता है? 5 साल के ऊपर मिलता है, हाँ है ना? 3 सवाल, और डिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर। 4 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से। दूसरी बात, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं लाइक भी कर दीजिए सेशन को,
ठीक है, आपके सपोर्ट से ही सब चल रहा है और बहुत थैंकफुल है कि आप लोग लगातार क्लासेस को देख रहे हो, बहुत बढ़िया है। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। फिर पूछा जाएगा क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, तो क्रीप कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। अभी आपने निकाला अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, क्या निकाला था अभी? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपका आया था dy/max अपॉन एल, और इंस्टेंटेनियस क्या आया था? dx/l आया था। इसका मतलब dy/max अपॉन dx आपका क्या हो गया? थीटा हो गया, क्रिप कोफिशिएंट हो गया, है ना। अब क्रिप कोफिशिएंट IS 456 ने 3 क्रिप कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए? 7 दिन, 28 दिन, 1 साल। अब ये क्या है? 7 दिन, 28 दिन, 1 साल, ये है एज ऑफ लोडिंग, कि जब मैं कोई स्ट्रक्चर बनाया ना, उस स्ट्रक्चर पे कितने साल के बाद लोडिंग दिया। सिंपल सी बात है यार, अगर स्ट्रक्चर को समय ज़्यादा दोगे, ज़्यादा मैच्योर होगा तो उसके ऊपर स्ट्रेन कम होगा, मैच्योर कम होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अब तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है क्रीप कोफिशिएंट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है अल्टीमेट क्रीपेशन कम हो रहा है, हाँ या ना बोलो यार। अल्टीमेट क्रीपेशन कम हो रहा है ना, क्लियर है ना। तो 3 बात यहां से निकल कर आती है, 4 बात। पहला, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। अब जो क्रीप कोफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड करता है? तो क्रीप कोफिशिएंट डिपेंड करता है, वो एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। एज ऑफ लोडिंग का मतलब समझ आ रहा है ना, कि जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, उस पर कब लोडिंग कर रहे हैं, कितने दिनों के बाद कर रहे हैं। अब आपको कोड ने 3 पूछा है, तो 3 कोड ने बोला है, तो 3 पे सवाल आएगा आपसे। क्या पूछा है? 7 दिन पे, 28 दिन पे, 1 साल पे। तो अब फिर सवाल आएगा कि एज ऑफ लोडिंग बढ़ रहा है, एज ऑफ लोडिंग बढ़ रहा है तो क्रीप कोफिशिएंट क्या हो रहा है? तो क्रीप कोफिशिएंट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि आपको पता है क्रीप dy/max/dx, dx इंस्टेंटेनियस इलास्टिक तो सेम रहेगा, आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा तो dy/max कम होगा, dy/max कम होगा तो थीटा कम होगा, हाँ या ना बोलो यार। अगर समझ में आया तो लाइक ठोक दो यार, अगर समझ में आया तो बता दो, अगर स्क्रिप्ट समझ में आया तो बता दो जल्दी से। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लिसन दोस्त, आज क्या की टॉपिक? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन का। लेकिन कंक्रीट क्या होता है? नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर है तो इसका कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक नहीं है, इसके अंदर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। अब सवाल है कि तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या क्या है, कैसे निकालते हैं, वो क्या है, उनके बारे में जानते हैं, और डिजाइनिंग में हम क्या लेते हैं, ठीक है ना। और फिर क्रीप का इफेक्ट आएगा तो क्या होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया जो कि नॉन लीनियर कर्व होता है। तीनों को एक में दिखाने की कोशिश किया गया है कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्लोप है आपका। तो पहला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पहला पहला जो दिस इज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ओरिजिन पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो स्लोप है ना, दिस इज द इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, करेक्ट। अब जैसे अब उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दो, टेंजेंट कहीं पे ड्रॉ कर दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है, जो हर पर बदल रहा है उस पर क्या भरोसा किया जाए। दूसरी बात, तो सबसे पहले हम जान गए कि एक तो हमने जाना इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था। इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब हम स्लोप ओरिजिन पे लेंगे तो उसको बोलेंगे इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्ट्रेस पे स्लोप लेंगे वो क्या आएगा? टेंजेंट मॉडुलस कहलाएगा। अब एक आता है सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड मॉडुलस क्या होता है? कोड ने इसको डिफाइन किया है कि अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ एफसीके है,
अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ एफसीके है तो एफसीके बाई 3 पॉइंट पे आप पॉइंट को लोकेट करो, स्ट्रेंथ एफसीके तो एफसीके बाई 3 पे पॉइंट को लोकेट करो और ओरिजिन से उस लाइन को मिलाइए, ओरिजिन से उस लाइन को मिलाइए और ये जो एंगल बनेगा ना, दिस इज द सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और IS 456 ने इसको डिफाइन किया है कि सेकेंड मॉडुलस को हम डिजाइन के रूप में अडॉप्ट करेंगे और ये वैल्यू जो होगा ना 5000 अंडर रूट एफसीके होगा। क्या होगा? 5000 अंडर रूट एफसीके होगा। सिंपल सी बात है दोस्त, आपने 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 जो सेकेंड लिया तो इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके भी तो निकाल सकते हैं। तो अब एक हम प्रैक्टिकल अप्रोच से निकाल सकते हैं कि सेकेंड पे स्ट्रेस ले लें और सेकेंड पे स्ट्रेन ले लें, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा सेकेंड का। और कोड बोलता है कि 5000 एफसीके से निकालो, तो दो वैल्यू है, सेम भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। तो कोड ने डिफाइन किया है कि जो आपका वेरिएशन होगा ना चलेगा, लेकिन ये वेरिएशन 20% से ज्यादा और 20% से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो वेरी करेगा मॉडुलस आदि ±20% होगा, है ना। लिसन, अब सारी बातों को, जितनी बातों को मैंने बोला है पॉइंट वाइज सारी बातों को लिखा गया है। पेन का कलर येलो विजिबल है, एक बार बोल दो कंफर्म करके। जो मैं लिख रहा हूं येलो से कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत? $4700 एफसीके दोस्त पुराने कोड में था 1978 में। एज पर IS 456 1978 5700 अंडर रूट एफसीके था। कोड में 2000 में अमेंडमेंट हुआ है, 5000 अंडर रूट एफसीके हो गया, करेक्ट ना। तो आप जो देख रहे हैं ना वो पुराने कोड का दिया है। हाँ, अगर कहीं पे मेंशन किया है 456 1978 तो 5700 आप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया तो 5000 अंडर रूट एफसीके होगा, करेक्ट ना। व्हाइट में नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अब दोस्त इनिशियल क्या है मैंने बता रखा है आपको, एक बार नोट कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी सिंपल बोला था कि ओरिजिन पे अगर मैं टेंजेंट लेता हूं तो मेरा इनिशियल होगा, और इसी का नाम डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जब डायनेमिक लोडिंग के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं तो इस चीज को हम कंसीडर करते हैं। डायनेमिक लोडिंग का मतलब विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। Due to dynamic loading, earthquake, wind load, it is calculated using the resonant frequency test. Resonant frequency test एक और टेस्ट है, टाइप करके बताइए मेरे को। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दो टेस्ट मैंने बताया आपको। एक में लिखा हुआ है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट, दूसरा टेस्ट कौन सा है टाइप करके बताइए जल्दी, जिसको भी पता है। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए और कौन सा टेस्ट है? एक तो लिखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट। अब जवाब ना दोगे? वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति, आकाश, बहुत बढ़िया, वेल डन। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, वेल डन। तो सेकेंड मॉडुलस, वेरी गुड, वेल डन। शशि, अभिषेक, हिमांशी, अमरीश, शिवम, कमलेश, राजू, अनुराग, राजेश, जाहिर, अभय, वेरी गुड, वेल डन। ऋषभ, दुर्गेश, बहुत बढ़िया, वेल डन। सेकेंड मॉडुलस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ लाइन connecting point of start of stress strain diagram to point with stress 1/3 of the ultimate stress. It is also called as static modulus of elasticity. IS 456 provides a standard formula for this modulus of elasticity. बता रखा था 5000 FCK, करेक्ट। लिसन दोस्त, अगर क्रीप का इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे
तो क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करेगा तो अब बोलेंगे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब क्रीप को कंसीडर करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ द एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी प्लस माइनस 20% ऑफ द अबव वैल्यू। अबव फॉर्मूला इज नॉट कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ क्रीप। इसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं है, इसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं है। कल को सवाल इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन बताओ जिसमें क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं है, तो आप बोलोगे 5000 अंडर रूट एफ सी के, फिर बोलेगा क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा। 1 प्लस थीटा, थीटा क्या है, थीटा है क्रीप कोफिशिएंट, थीटा है क्रीप कोफिशिएंट। अब दोस्त मेरे को सवाल, मैं एक सवाल पूछूंगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा सारे लोग, जवाब दीजिएगा सारे लोग कि आपका क्रीप का इफेक्ट आने पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता है, बढ़ता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। क्रीप के इफेक्ट आने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। क्विक, क्रीप के इफेक्ट आने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। वेरी गुड आनंद, वेरी गुड, डिक्रीज करेगा, ठीक है। गोविंद वेरी गुड, डिक्रीज। ट्रिक अड्डा, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। इंक्रीज कैसे होगा भाई, इंक्रीज कैसे होगा, कुछ लोग डिक्रीज, मैक्सिमम लोग डिक्रीज बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार 5000 एफसीके है, 5000 एफसीके। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्रेड M25 है, M25 है तो 5025 25,000 हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर 25। अब मैं क्रीप का इफेक्ट ला रहा हूं और बोल रहा हूं कि 28 दिन एज ऑफ लोडिंग है। 28 दिन एज ऑफ लोडिंग का मतलब थीटा का मान कितना हुआ, 1.6 हुआ। अब भाई देख, अब उसको तुम 1 प्लस 1.6 करेगा तो डिवाइड कर रहा ना 2.6 से। यहां से भी देख लो, अगर गणित भी आता है ना तुमको, मेरी टेक्निकल बात समझ में नहीं आ रही, अगर सिंपल मैथ समझते हो तो भी तो आपको बोलना चाहिए ना, फिर आप इंक्रीज कैसे बोल रहे हो। 90% स्टूडेंट ने सही आंसर बताया, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। टेंजेंट मॉडुलस, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को खींच दो, वो टेंजेंट मॉडुलस है जो कि हर पॉइंट पे वेरी करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपको।